हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लास 6 के साइंस के 6 चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटाट्स। तो उसमें हमने थोड़ा सा ये जाना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और बुजो एंड पहेली का जो ट्रिप था वो उनने अलग अलग जगह किया और अलग अलग कंडीशंस में वो घूमने गए, तो उनको क्या क्या वहाँ पे मिला। तो आज हमारा नया टॉपिक है यहाँ पे 6.2 हैबिटाट एंड अडेप्टेशन। देखो बेटा, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में अपना बता चुकी हूँ कि हैबिटाट क्या होता है। तो हैबिटाट क्या होता है, जहाँ पे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी कि उसका जो सराउंडिंग एरिया जहाँ पे वो रह रहा है। अब मान लो हम अपने घर में रहते हैं, तो हमारा हैबिटाट क्या है बेटा, हमारा घर पूरा। ठीक है, तो इसके बारे में और अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? आपको जो प्रीवियस लेक्चर में एक एक्टिविटी देखी होगी आपने, वहाँ पे आपकी बुक में है एक्टिविटी 1, तो वो आपने फिल की होगी। उसमें आपने देखा होगा कि लार्ज वैरायटी ऑफ, वहाँ पे आपको अलग अलग प्लेसेस में प्लांट्स मिले होंगे और भी अलग ऑर्गेनिजम्स फाइंड हुए होंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पे बताई हैं। सो डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन दैम? लुक एट what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in the table 6.1। यानी कि डेजर्ट जो रीजन था वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, आपको वहाँ पे देखने को मिले होंगे कैमल, कैक्टस प्लांट्स, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे सी रीजन में आपको कैसुरीना प्लांट मिला होगा, फिशेस मिली होंगी, क्रैब्स मिले होंगे। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स वहाँ पे आपको फाइंड हुए होंगे और जो आपने टेबल में फिल किए होंगे। सो डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कॉलम्स? अच्छा ठीक है, भर लिए होंगे आप लोगों ने। तो व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज 2 रीजन्स? तो यहाँ पे आपने दो जो आपके यहाँ पे आपके जो कॉलम दिए थे उसमें आपने क्या क्या उन रीजन्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें देखी। ठीक है, तो इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर। यानी कि आपने सी रीजन में क्या देखा होगा, वहाँ पे उसके कुछ प्लांट्स देखे होंगे, जैसे कैसुरीना एक प्लांट होता है जो सी रीजन में मिलता है आपका। और एनिमल्स में आपने क्या देखे हैं कि फिशेस वगैरह देखी होंगी, क्रैब्स वगैरह देखे होंगे जो उस सराउंडेड में रहती हैं। यानी कि वो कैसा सराउंडेड है, एक सलाइन है, यानी कि वहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है। आपको पता ही होगा कि जो सी होते हैं, सीज होते हैं, उसमें क्या होता है, उनका पानी जो होता है बेटा सलाइन होता है, यानी कि खारा नमकीन होता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन द वाटर। और सारे जितने भी वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एयर को कैसे लेते हैं पानी में बेटा। पानी में क्या होती है, डिजॉल्व होती है एयर, जो ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व होती है, उसके ही थ्रू वो ऑक्सीजनेट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, रेस्पायरेट करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम डेजर्ट एरिया में गए तो वहाँ पे हमने क्या देखा, पानी बहुत ज़्यादा, मतलब पानी बहुत ही कम दिखने को मिला और बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे दिन के समय में देखने को मिली और रात को बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिली। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके एनिमल्स और प्लांट्स हैं डेजर्ट एरिया में, वो क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और वहीं पे सॉइल में और उस एरिया में रहते हैं, डेजर्ट सॉइल में, और वहीं पे वो अपनी एयर ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं अपने सराउंड से, यानी आसपास के रीजन से। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज 2 रीजन्स, इजंट इट। वो बोल रहा है कि आपने सी एरिया को देखा और डेजर्ट एरिया को देखा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं और इनकी सराउंडिंग भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनके प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो क्या वो सही कह रहा है? ऐसा तो आपने देखा ही होगा, जब आपने ये टेबल में भरा होगा तो आपने देखा होगा कि डेजर्ट एरिया में कैसे प्लांट्स होते हैं जबकि सी एरिया में कैसे प्लांट्स होते हैं ना। तो वो कह रहा है कि काफ़ी डिफरेंट होती है दोनों की दोनों चीज़ें एक दूसरे से। लेट अस लुक एट 2 वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। अब देखो, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, कैमल मिलता है हमें, कौन मिलता है, ऊंट मिलता है। और सी एरिया में क्या मिलती है आपको, मछली मिलती है, यानी कि फिश मिलती है। अगर आप एक मछली को उठा के सॉइल यानी कि सैंड में रख दोगे, डेजर्ट एरिया में रख दोगे, तो क्या मछली सरवाइव कर पाएगी, क्या फिश सरवाइव कर पाएगी बेटा? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो
उसका जो हैबिटाट है वो क्या है, एक वाटर है, एक्वेटिक हैबिटाट है। वो कहाँ रहती है, पानी में रहना पसंद करती है। जबकि कैमल को अगर आप पानी में डाल दोगे तो कैमल नहीं रह पाएगा वहाँ, वो क्या करेगा, उसको डेजर्ट एरिया चाहिए होगा, ठीक है। सो द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। देखो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताई थी कि जो कैमल होता है वो इतना बड़ा क्यों होता है, क्यों होता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने को उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके, ठीक है, यानी कि वो क्या कर सके, वहाँ पे जिंदा रह सके डेजर्ट कंडीशन में। डेजर्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। सो कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम दी हीट ऑफ दी सैंड। यानी जो कैमल के पैर होते हैं, लंबे लंबे जो पैर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सैंड से काफ़ी दूर रखते हैं, काफ़ी दूर के थोड़ा दूर रखते हैं, जिससे कि सैंड की जो हीट है वो उसकी बॉडी पे एकदम से ना पड़े। सो दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। यानी कि जो कैमल होता है उसको पसीना भी नहीं आता है, बहुत कम स्वेटिंग करता है वो, और वो एक्सक्रीट भी, यानी कि जो यूरिनेशन होता है, यानी कि जो यूरिन पास करता है, जो टॉयलेट पास करता है, वो भी बहुत कम अमाउंट में करता है। और उसका डंग, जो उसकी जो पॉटी होती है बेटा, वो भी काफ़ी ड्राई होती है, ठीक है। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। अब देखो यहाँ पे कैमल को क्या बोला गया है कि वो अपना कम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है बॉडी से, यानी कि वो एक्सक्रीशन जब वो अपना डंग निकालता है तो भी ड्राई करता है। जब उसे स्वेटिंग बहुत, मतलब स्वेटिंग होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है, और यूरिन में भी वो बहुत कम यूरिन पास करता है, तो उसकी बॉडी में पानी क्या रहता है, काफ़ी सेव्ड रहता है। इसीलिए क्योंकि वो कंडीशन कैसी है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, वहाँ पे पानी कम होता है, और जिससे कि वो एनिमल उस कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहा है इजीली। सो लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। सम ऑफ दीज आर सोन इन फिगर 6.3। 6.3 में आपको फिगर में दिख रहा है कि बहुत सारी क्या है यहाँ पे फिशेस दिखाई दे रही हैं आपको। 6.3 फिगर है, नीचे है काफ़ी, रुको मैं दिखा देती हूँ, आप वैसे खुद भी देख सकते हैं। ये देखो 6 डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो ये आपको फिगर में दिख रहा है। सो देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। तो आपको बहुत सारी फिशेस तो दिख रही हैं, पर आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही होगी कि इन सभी में एक कॉमन फीचर है, यानी कि वो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसी है, स्ट्रीम लाइंड होती है। जैसे समुद्र का पानी होता है ना, ऐसे बहता हुआ, तो स्ट्रीम लाइंड उनकी क्या होती है, बॉडी होती है। ऑल द वन सोन हेयर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है इस चीज़ को। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, यानी कि ये जो शेप होता है बेटा, उसको पानी में क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ताकि वो मूवमेंट कर सके, यानी कि इधर से उधर अपना जा सके। Fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. यानी कि जो बॉडी होती है फ़िश की, आपने कभी पकड़ी होगी, देखी होगी, उनकी बॉडी में क्या होते हैं, एक स्लीपरी स्केल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं फिशेस को, ठीक है, पानी में क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, और साथ ही साथ पानी में मूवमेंट करने के लिए भी उनको एक हेल्पफुल रहते हैं, इजी रहता है। सो वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। यानी कि आपने चैप्टर 5 में ये भी पढ़ रखा है कि उन फिशेस के पास क्या होती हैं, फिन्स होती हैं, टेल्स होती हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकती हैं, अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर सकती हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकती हैं पानी के अंदर। सो गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि जो फिशेज होती हैं उनके पास गिल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या करती हैं, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसके रेस्पायरेट कर सकती हैं। सो वी सी दैट द फीचर्स ऑफ फिश हेल्प्स टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। अब देखो यहाँ पे कैमल के जितने भी फीचर्स थे, लंबे पाँव, लंबी गर्दन, है ना, तो और स्वेटिंग ना होना, और एक्सक्रीट जब करता है तो ड्राई डंग निकालता है, तो ये सब चीज़ें उसके फीचर्स थे, और उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए वो उसके लिए बहुत ही अच्छे
फीचर्स थे, गुड फीचर्स थे, बेनिफिशियल फीचर्स थे। और साथ ही साथ फिश के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्केल्स होते हैं, है ना, जिससे कि वो मूव कर सके और वाटर में अपनी डायरेक्शन चेंज कर सके। और गिल्स होते हैं जिससे कि वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को क्या कर सके, टेक कर सके, इनटेक कर सके रेस्पिरेशन के लिए। तो ये सारे के सारे फीचर्स उनके बॉडी में होते हैं जिससे कि वो क्या कर पाते हैं, ईजीली सर्वाइव कर पाते हैं उस कंडीशंस में। So we have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on earth। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 एग्जाम्पल्स ले रखे हैं बेटा, यहाँ पे 2 वैरायटी ऑफ एनिमल्स ले रखे हैं और प्लांट्स ले रखे हैं जो अलग अलग अपनी हमारी जो अर्थ है उसमें उस कंडीशंस में वो रह सकते हैं। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प them live in the surroundings in which they are normally found। यानी कि हमने जो भी ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा तो उनमें हमने कुछ फीचर्स ऐसे देखे जो उन कंडीशंस में उनकी सराउंडिंग में रहने के लिए उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और अ सर्टेन हैबिट्स which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। अब यहाँ पे adaptation एक वर्ड है बेटा, एक टर्म है जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसी कंडीशन में रह रहा है, एक ऐसी सराउंडिंग में रह रहा है जहाँ पे वो काफ़ी सही है और आप काफ़ी खुश है, काफ़ी अच्छे से वो वहाँ पे लिव कर रहा है यानी रह रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, यानी कि उसके फीचर्स भी उसी कंडीशन में रहने के लायक होंगे। अब देखो फिश है, जैसे फिश को हम पानी में रख रहे हैं तो उसके फीचर्स कैसे हैं, यानी कि उसकी जो बनावट है बॉडी की, जो फीचर हैं जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई, गिल्स हो गए, उसके पास स्केल्स हो गए, तो ये सारे के सारे उसके फीचर्स क्या कर रहे हैं, पानी में रहने उसको योग्य बना रहे हैं, यानी कि ऐसे कॉम्फर्टेबल उसको बना रहे हैं कि वो वाटर में आराम से रह सके। ठीक, तो यही हमारा क्या होता है, हैबिटाट होता है। यानी कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसी कंडीशन में रह पा रहा है, उसके पास ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पे वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, तो वो उस ऑर्गेनिज्म का एक अडेप्टेशन प्लेस होता है। इसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं। आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा। सो अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। यानी कि जो अडेप्टेशन होता है बेटा वो हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफर होगा, यानी कि अलग अलग होगा, अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग। यानी कि आप देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था डेजर्ट में कैमल का, तो कैमल क्या करता है, बहुत हॉट रीजन में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसकी बॉडी कैसी है, काफ़ी बड़ी है, लंबी है पैर, है ना, और उसमें क्या कहते हैं वाटर काफ़ी अंदर स्टोर्ड रहता है, वो कम एक्सक्रीट करता है वाटर को। तो अब देखो गर्मी है, गर्मी में पानी कम होगा तो बॉडी को पानी उसकी ज़्यादा चाहिए, और अगर वो बॉडी भी उसकी एक्सक्रीट ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर करेगी तो ज़्यादा पानी बाहर निकालेगी तो क्या होगा, वो तो डाई हो जाएगा। इसीलिए उसकी बॉडी क्या कर रही है, पानी को स्टोर करके रख रही है ताकि वो काफ़ी टाइम तक जीवित रह सके, सर्वाइव कर सके, है ना। तो ये कंडीशंस हैं। सो अलग अलग डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने अडेप्टेशन को अलग अलग उनका अडेप्टेशन होता है। सो दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन अ सी। सेम काइंड मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसीलिए फ़िश जो होती है वो कभी भी आपके डेजर्ट एरिया में नहीं रह सकती, क्योंकि उसके फीचर्स ही नहीं है ऐसे, उसकी बनावट ही नहीं है बॉडी की ऐसी, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। वो गिल्स को यूज़ करती है ऑक्सीजनेटेड के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। अब वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को गिल्स के थ्रू लेगी, बट जब वो डेजर्ट एरिया में आएगी तो उसके पास तो वो रीज़न है ही नहीं जिससे वो ऑक्सीजन इनटेक कर सके, तो मर जाएगी। ठीक है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हैबिटाट क्या होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रहते हैं, उसे उसका हैबिटाट कहते हैं। ठीक है, हमने अडेप्टेशन की यहाँ पे बात करी थी कि क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और अ सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। यानी अडेप्टेशन क्या होता था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे फीचर्स हो जिससे कि वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके, नेचुरली
मतलब आराम से नेचुरली वो प्राकृतिक रूप से वहाँ पे सर्वाइव कर सके, तो उसे ही एडेप्टेशन कहते हैं। और सेम काइंड हैबिटाट क्या कहते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म उस एरिया में रह रहा है, यानी कि हम जैसे अपने घर में रह रहे हैं तो हमारा एक सराउंडिंग है, वो हमारा हैबिटाट है। हैबिटाट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि एक घर, हमारा घर, ठीक है। द हैबिटाट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारा हैबिटाट होता है बेटा वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड कराता है, यानी हमारे लिए वो हर चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होगी। फूड भी होगा, वाटर भी होगा, एयर भी होगा, शेल्टर भी होगा, हमारी सारी की सारी जो नीड्स हैं तो वो पूरी वहाँ पे फुलफिल होंगी। तो यही हमारा क्या है, एक हैबिटाट है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटाट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक ही हैबिटाट में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, यानी कि जो कोई भी प्लांट और एनिमल्स एक साथ हमारे लैंड एरिया में रहते हैं तो उनको, उनके जो हैबिटाट को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहते हैं, ठीक है। Some examples of terrestrial habitats are forest, grasslands, desert, coastal and mountain regions, यानी कि हमारे जो हैबिटाट्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हैं, हमारे फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, है ना, जंगल, डेजर्ट, ये सारे के सारे हमारे माउंटेन रीजन्स, ये क्या है, हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द अदर हैंड द हैबिटाट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटाट, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं, हमारे पानी में रहना पसंद करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्वेटिक हैबिटाट कहते हैं, ठीक है। लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटाट, यानी कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हमारी लेक हो सकती है, ओशियंस हो सकते हैं, है ना, एक्वेटिक हैबिटाट के। देयर आर लार्ज वेरिएशन एमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन, विभिन्नता पाई जाएगी, यानी कि अलग अलग डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके किसमें, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में। यानी कि अगर मान लो तुम्हारा जो कोल्डर रीजन है, ये हिमालयाज रीजन है, यहाँ के फॉरेस्ट में क्या होंगे, अलग अलग तरीके के पेड़ होंगे, ओक होगा, देवदार होगा, पाइन्स मिलेंगे, जबकि आपके क्या होंगे, हॉट रीजन्स में क्या होंगे, अलग टाइप के हॉट, जो आपके डेजर्ट वाला जो इलाका है वहाँ पे प्लांट्स कैसे मिलेंगे आपको, स्पाइक्स वाले मिलेंगे, है ना, और मोटी लीव्स वाले प्लांट्स मिलेंगे, जैसे कि कैक्टस वगैरह होता है आपका। और जहाँ पे कम थोड़ा ठंडा होगा वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो अलग होंगे, वहाँ के फॉरेस्ट अलग होंगे, वहाँ अलग प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो वेरिएशंस आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, चाहे फिर वो ग्रासलैंड हो, डेजर्ट हो, कोस्टल हो, माउंटेन रीजन्स हो, ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटाट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो आपके प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, एक साथ ये लोग क्या करते हैं, एक ही हैबिटाट में रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है बेटा, व्हेन द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटाट इज नोन एज अ बायोटिक कंपोनेंट्स, and the non-living things such as rock, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic component, यानी कि क्या होता है, जब non-living things जो होती हैं, जो सांस नहीं लेती हैं, what is the non-living things बेटा, non-living things वो होती हैं जो सांस नहीं लेती हैं, यानी कि हमारी चेयर, टेबल, कर्टन्स, क्लोथ्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो और रॉक, सॉइल वगैरह ये भी हमारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जब ये क्या होती हैं, एक साथ हमें मिल रही हैं एक हैबिटाट में, यानी कि सच एज रॉक, सॉइल एंड एयर एंड वाटर इन दी हैबिटाट, उनसे क्या बनता है आपका अबायोटिक कंपोनेंट बनता है। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक, ये आपका होमवर्क है कि सनलाइट जो है और हीट जो है ये बायोटिक है और अबायोटिक कंपोनेंट है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स, let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young plants। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें हमको 2 एक्टिविटी है जो हमने खुद करनी है, आपका होमवर्क है। अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी को डिफ़ाइन करने लगूँगी तो बेटा बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे आपको
बोल रखा है कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपके सीड से ही ग्रो होते हैं। तो अब हम उसको देखेंगे कि ये अबायोटिक फैक्टर्स और एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स, जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं हमारे, लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये प्लांट्स ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ एक्टिविटी 2 में क्या रखा है हमें, जर्मिनेशन क्या होता है बेटा, थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ। जब भी आप किसी सीड को क्या करते हो, स्प्राउट्स में क्या करते हो, टर्न करते हो। अब वो कैसे टर्न होंगे, कैसे चेंज होंगे स्प्राउट्स में, कोई भी सीड तो आपको पता ही होगा, जब भी आप कोई फ्रूट खाते हो तो उसके अंदर एक सीड निकलता है। अब उसको आप जर्मिनेट कैसे करोगे, आप क्या करोगे, या तो उन सीड्स को कुछ पल्सेस आपने ले ली, उसको आप पानी में भिगा दो, जैसे चना होता है ना, ग्राम होता है, तो उसको आप क्या कर दो, ग्राम जो होता है आपका, उसको डाल दो पानी में। तो 2-3 दिन बाद उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे मतलब जर्मिनेशन होने लगता है, हल्का सा एक पौधा जर्मिनेट होने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। व्हेन द सीड टर्न्स इनटू अ स्प्राउट इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। तो अब आपको क्या करना है, बहुत सारी ऐसी कुछ दालें लेनी है जिनको आपको भिगाना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको उनके अलग अलग उनको रीजन्स में रखना है। एक को तो पानी में ही भिगा के रखना है, दूसरे को अपने ड्राई प्लेसेस में रखना है, तीसरे को अपने फ्रीज के अराउंड, मतलब कि ठंडे जिसमें बर्फ़ होती है उसके अगल बगल पूरा फ्रीज में रख लो। तो देखना कि अलग अलग कंडीशंस में क्या होता है, आपके कितने स्प्राउट्स निकलते हैं। क्या ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, एक्टिविटी 2 में करनी है। चलो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।